हेलो एवरीवन, वेलकम टू आर्य विषय क्लासेस। मैं डॉक्टर प्रीति आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आज की क्लास में। आज हम लोग कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के 100 क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। पहले क्लासेस में हम लोगों ने 100 क्वेश्चंस डिस्कस किए थे, सो आज 101 से 200 तक हम एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं आज 101 नंबर क्वेश्चन में कौन सा क्वेश्चन आता है। आज का डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे यही कहूंगी कि आप लोग हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे और भी जो क्लासेस आ रही हैं उसका नोटिफिकेशन आपको आ जाए और बेल आइकन जरूर प्रेस करिए। आइए देखते हैं 101 क्वेश्चन आपका क्या है। प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल के तत्वों में शामिल है, ऑप्शंस देखिए, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाएं, टीकाकरण, आधारभूत साफ सफाई, उपयुक्त सभी। इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है उपयुक्त सभी। ऑप्शन डी आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 102। काला अजहर किसके काटने से फैलता है? तो ये वेक्टर बॉर्न डिजीज है, ये एक तरह का फीवर है, बुखार आता है इसमें काला अजहर में। तो ये किसके काटने से फैलता है? आपका आंसर क्या है? सैंड फ्लाई। ऑप्शन सी सैंड फ्लाई आपका सही आंसर है। तो सैंड फ्लाई के काटने से आपको काला अजहर हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 103। बुखार, लीवर का बड़ा होना, एनीमिया, वजन कम होना आदि किस बीमारी के क्लासिकल फीचर्स हैं? तो कौन सी बीमारी में ये सारे लक्षण पाए जाते हैं? ये सारे लक्षण आपके काला अजहर में पाए जाते हैं। ठीक है, तो काला अजहर ऑप्शन सी आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 104। नेपियर के एल्डिहाइड टेस्ट का उपयोग किस बीमारी की जांच में किया जाता है? तो इसका भी आंसर काला अजहर है। काला अजहर पे ये सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ सकते हैं काला अजहर टॉपिक के ऊपर। तो आप इस तरह से अलग अलग क्वेश्चंस आप इसको प्रिपेयर कर लीजिए अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 105। निम्न में से किस बीमारी को WHO ने दुनिया से उन्मूलित घोषित किया है? तो ऑप्शंस देख लेते हैं। पोलियो, ह्यूमन मंकी पॉक्स, पॉक्स वायरस और स्मॉल पॉक्स। तो वो कौन सा डिजीज है जिसको WHO ने इरेडिकेट हो गया है करके या खत्म हो गया है करके घोषित कर दिया है? तो कौन सा डिजीज है वो? ऑप्शन डी स्मॉल पॉक्स। आपका स्मॉल पॉक्स पहले होता था, अब ये स्मॉल पॉक्स नहीं पाया जाता है, दुनिया की किसी भी कोने में ये नहीं पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 106। टिटनस की रोकथाम हेतु काम में लाया जाने वाला टीका है। तो टिटनस को रोकने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए हम कौन सा टीका लगा सकते हैं? ऑप्शंस में देखिए, एक है आपका डीपीटी, दूसरा है टीटी, तीसरा है पेंटा 5 और चौथा है उपयुक्त सभी। तो ये सारे ही टीके आप टिटनस के प्रिवेंशन के लिए लगा सकते हैं, यूज कर सकते हैं। उपयुक्त सभी आपका सही आंसर है। डीपीटी में भी टिटनस का वैक्सीन पाया जाता है, टीटी तो टिटनस टॉक्सॉइड का ही वैक्सीन है और पेंटा 5 में भी टिटनस का वैक्सीन पाया जाता है। तो तीनों में से कोई भी आप यूज कर सकते हैं आपके टिटनस को प्रिवेंट करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 107। कॉलेरा एक, कॉलेरा क्या है? तो ऑप्शंस देखिए क्या क्या पूछा है इसने। बैक्टीरियल रोग, वायरल रोग, प्रोटोजोल रोग या फंगल रोग। तो कॉलेरा जो होता है वो किसकी वजह से होता है? उसका कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म कौन है? वो एक बैक्टीरिया है, इसलिए बैक्टीरियल रोग आपका सही आंसर है। तो मैं यहाँ पे आपसे इसका कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म भी पूछना चाहूंगी, अगर आप लोगों को याद हो तो बताइए कॉलेरा का कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म क्या है? यस, वेरी गुड। तो विब्रियो कॉलेरी आपके कॉलेरा का कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म है जो एक बैक्टीरिया है। ठीक है, याद रखिएगा ये एक बैक्टीरिया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 108। मीजल्स को अन्य किस नाम से भी जाना जाता है? तो ऑप्शंस देख लीजिए। ऑप्शन ए है रुबियोला, जर्मन मीजल्स, पर्ट्यूसिस और हेपेटाइटिस। ठीक, तो मीजल्स को रुबियोला भी कहा जाता है। रुबियोला आपका सही आंसर है, ऑप्शन ए। अगर कोई कहीं पे किसी बुक में रुबियोला लिखा है तो उसका मतलब भी मीजल्स ही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 109। शिक टेस्ट है एक। तो शिक टेस्ट जो आपका किया जाता है वो कहाँ किया जाता है? ठीक है, साइट पूछा है ये। तो इसका ऑप्शंस देखिए, इंट्राडर्मल टेस्ट, इंट्रामस्कुलर टेस्ट, आईवी टेस्ट या सबक्यूटेनियस टेस्ट।
तो आपका सही आंसर है इंट्राडर्मल टेस्ट। तो इसका जो एंटीजन है वो आपके इंट्राडर्मल इंजेक्ट कर दिया जाता है, फिर उसका रिएक्शन देखा जाता है, ठीक है। तो इसको ही शिक टेस्ट कहते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 110 डॉट्स में टीबी का डायग्नोसिस किसकी जांच के आधार पर किया जाता है? तो आपको डॉट्स देना है ना पेशेंट को। ये थेरेपी है टीबी की, टीबी का ट्रीटमेंट में डॉट्स आता है। तो टीबी की डायग्नोसिस करने के लिए, टीबी को पहचानने के लिए आप कौन सा एग्जामिनेशन कराएंगे? तो देखिए ऑप्शंस में क्या क्या है। एमआरआई, सोनोग्राफी जरूरी है क्या? नहीं, बिल्कुल जरूरी नहीं है। चेस्ट एक्सरे, स्पूटम एग्जामिनेशन, यस। अगर पेशेंट को टीबी है तो आपको चेस्ट एक्सरे कराना है और उसके बलगम की जांच करानी है, स्पूटम एग्जामिनेशन आपको कराना है। उसके बाद आप डॉट्स प्रेस्क्राइब कर सकते हो, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 111 डॉट्स में कैटेगरी 2 के टीबी मरीजों को 2HRZES-3 का ट्रीटमेंट दिया जाता है। यहाँ पर H का क्या अर्थ है? ये हमने अपने पिछले क्लास में भी डिस्कस किया था। ये जो फॉर्मूला है कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 का, वो वीडियो आप जरूर देखिएगा, उसमें मैंने आपको बताया है। तो यहाँ पे आंसर आपका क्या होगा? यहाँ पे आंसर होगा H का मतलब है ऑप्शन ए, आइसोनाइजिड, ठीक है। आइसोनाइजिड आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 112 हाइड्रोफोबिया, तेज रोशनी को सहन नहीं कर पाना, हल्का बुखार और सिर दर्द आदि किस बीमारी के लक्षण हैं? तो इससे तो आपको समझ में आ रहा होगा थोड़ा थोड़ा। हाइड्रोफोबिया क्या होता है? पानी से डर लगना, है ना। तो पानी से डर किस बीमारी में लगता है? रेबीज में। रेबीज अगर आपको हो जाए तो इसमें आपको पानी से डर लगता है, इसलिए ऑप्शन डी आपका सही आंसर है। और पानी से डर लगने के अलावा तेज रोशनी में भी वो जो पेशेंट है वो नहीं जा पाएगा। सो अगर आप उसको बाहर धूप में खड़ा कर देंगे तो वो नहीं सह पाएगा, बहुत ज्यादा लाइट लगा देंगे तो नहीं सह पाएगा, और उसको बुखार भी रहेगा और सर दर्द भी रहेगा, इसलिए रेबीज आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 113 सबसे पहले किस व्यक्ति ने सफलतापूर्वक ह्यूमन एंटी रेबीज वैक्सीन की खोज की थी? तो किसने ये डिस्कवर किया था एंटी रेबीज वैक्सीन? ये है इसका आंसर क्या है? पैस्चर, ऑप्शन बी, पैस्चर ने ही इसकी खोज की थी एंटी रेबीज वैक्सीन की, जो आपको रेबीज से बचा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 114 काला आजार का कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म क्या है? तो काला आजार अभी हमने 2-3 क्वेश्चन उस पे डिस्कस किए थे, ये एक और क्वेश्चन आ गया उस पे। पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म मतलब वो कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिसकी वजह से ये फीवर आपको हो सकता है? तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, लेशमैनिया, ठीक है। लेशमैनिया आपका पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है जो काला आजार कर सकता है, और सैंड फ्लाई इसका वेक्टर है, ठीक है। तो अगर ये लेशमैनिया सैंड फ्लाई की बॉडी में होता है, और ये सैंड फ्लाई क्या करता है, जब आपको काट लेता है तो ये इससे ये लिशमैनिया आपकी बॉडी में एंटर कर जाता है, ठीक है। तो ये आप दोनों ही याद रखिएगा, इसके कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म लिशमैनिया है और वेक्टर इसका सैंड फ्लाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 115 प्लेग का कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म क्या है? प्लेग आप सभी ने सुना होगा, किसके काटने से होता है ये? यस, चूहों के काटने से प्लेग होता है, आपने ये सुना है पहले भी। लेकिन इसका पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म क्या है? इसका जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो कौन सा है? ऑप्शन बी, यर्सिनिया पेस्टिस, ये इसका माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। ये चूहे की बॉडी में रहता है, और जब कोई चूहा आपको काट लेगा तो ये यर्सिनिया पेस्टिस आपकी बॉडी में घुस के प्लेग की बीमारी पैदा कर सकता है, इसलिए यर्सिनिया पेस्टिस आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 116 जबड़े का लॉक होना एवं शरीर का धनुषाकार होना किस बीमारी के लक्षण है? आई होप आपको इसके आंसर आ रहे होंगे। शरीर धनुष की तरह टेढ़ा हो जाता है और जबड़ा उसका लॉक हो जाता है। लॉक मतलब, और वो जबड़े का मूवमेंट नहीं कर पाएगा, मुंह खोल नहीं पाएगा, चबा नहीं पाएगा, है ना, वो पूरा फिक्स हो जाएगा। तो किस बीमारी में ये होता है? आप सभी ने ये सुना होगा पहले भी। तो इसका आंसर है, सही आंसर ए, ऑप्शन ए, टिटेनस। अगर किसी को टिटेनस हो जाए तो उसकी बॉडी धनुष की तरह टेढ़ी हो जाती है, ठीक है, अकड़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 117 मेसेटर्स की ऐच्छिक मांसपेशियों का दर्दपूर्ण स्पैज्म क्या कहलाता है?
तो मैसेटर जो हमारे होते हैं, अगर उसमें उसके मसल्स में, उसके वॉलंटरी मसल्स में अगर स्पैज्म होने लगे, दर्द होने लगे बहुत ज्यादा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? तो इसका आंसर मैं आपको बता देती हूँ। उसका आंसर है ट्रिस्मस, ऑप्शन ए, उसको हम लोग ट्रिस्मस बोलेंगे। ठीक है, ये आप याद रखिएगा टर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 118। चेहरे की ऐच्छिक मांसपेशियों के पैरोक्सिस्मल स्पैज्म को क्या कहते हैं? तो अगर आपके चेहरे के जो वॉलंटरी मसल्स हैं, ठीक, चेहरे के हंसने वाले, रोने वाले मसल्स हैं, वॉलंटरी मसल्स होते हैं ये, अगर इसमें स्पैज्म होने लगे तो उसको क्या बोलेंगे? इसका आपका जो टर्म है वो है ऑप्शन बी, रीसस सार्डोनिकस। रीसस सार्डोनिकस आपका सही आंसर है। ठीक है, तो ये दोनों ही टर्म आप याद रखिएगा, ट्रिस्मस और रीसस सार्डोनिकस। अगर मैसेटर मसल में स्पैज्म हो रहा है तो हम उसको ट्रिस्मस कहेंगे, और चेहरे की मसल्स में अगर स्पैज्म हो रहा है तो उसको हम लोग रीसस सार्डोनिकस बोलेंगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 119। क्या है ये क्वेश्चन? पीठ और गर्दन की ऐच्छिक मांसपेशियों का पैरोक्सिस्मल स्पैज्म क्या कहलाता है? तो अगर पीठ और गर्दन, आपके गर्दन मतलब पीछे का भाग, गले के पीछे का भाग, ठीक है, तो उसमें और आपकी पीठ की अगर मांसपेशियां अकड़ जाएं या उसमें स्पैज्म होने लगे तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? ऑप्शन सी आपका सही आंसर है, ओपिस्थोटोनस। ओपिस्थोटोनस है ये। ठीक है, ओपिस्थोटोनस आपका सही आंसर है। और ये तीनों ही सिम्टम आपके किस में पाए जाते हैं? यस, टिटेनस अभी हम लोग पढ़ रहे थे ना, टिटेनस में बॉडी अकड़ जाती है धनुष की तरह, तो इसमें ट्रिस्मस भी होता है, रीसस सार्डोनिकस भी होता है और ओपिस्थोटोनस भी पाया जाता है। ठीक, तो ये तीनों टर्म आप याद रखिएगा, ये तीनों टर्म आपके टिटेनस वाली बीमारी से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 120। कुष्ठ रोग का इंक्यूबेशन पीरियड कितना होता है? कुष्ठ रोग यहाँ पे लेप्रोसी को बताया गया है, तो लेप्रोसी के पेशेंट्स भी आप लोगों ने देखे होंगे, है ना? तो ये जो लेप्रोसी हो जाती है, इसका इंक्यूबेशन पीरियड कितना होता है? जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसकी बॉडी में गया और उसकी बीमारी पैदा करने तक का जो समय उसने लिया, उसको इंक्यूबेशन पीरियड बोलते हैं। तो ये कितना होता है? ये 3 से 5 साल तक का हो सकता है। ठीक है, 3 साल पहले या 5 साल पहले किसी की बॉडी में लेप्रोसी के जो बैक्टीरिया हैं वो चले जाएंगे और इनको 3 साल से 5 साल तक का समय लग जाएगा बीमारी पैदा करने के लिए, तो उस पीरियड को हम लोग इंक्यूबेशन पीरियड बोलते हैं। ऑप्शन ए आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 121। टिटेनस का इंक्यूबेशन पीरियड कितना होता है? टिटेनस कितने दिन में, कितने साल में आपको हो सकता है? देखिए ऑप्शंस, 3 से 5 साल, 6 से 10 दिन, 45 से 180 दिन या 2 से 6 दिन। तो इसका सही आंसर है 6 से 10 दिन। अगर टिटेनस का बैक्टीरिया आपके अंदर चला गया तो 6 से 10 दिन के अंदर आपको टिटेनस की बीमारी हो सकती है, और इसीलिए टिटेनस का वैक्सीन जो है आपको बीच बीच में लेते रहना चाहिए ताकि आप इससे बचाव कर सकें। क्योंकि टिटेनस आप लोगों ने सभी ने सुना होगा कि जब चोट लग जाती है टिटेनस का इंजेक्शन लगाया जाता है कि नहीं? तो ये इस बीमारी से बचाने के लिए ही लगाया जाता है, क्योंकि खुली चोट से ही ये जो ऑर्गेनिज्म है ये आपकी बॉडी के अंदर घुस जाता है। तो 6 से 10 दिन के अंदर भी ये टिटेनस की बीमारी पैदा कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 122। MDT में कौन सी दवाई उपयोग में लाई जाती है? तो MDT यानी मल्टी ड्रग थेरेपी किस में यूज होती है? लेप्रोसी में ये दी जाती है। तो लेप्रोसी में MDT जो दी जाती है उसमें कौन कौन सी दवाइयां पाई जाती हैं? देखिए ऑप्शंस, ऑप्शन ए रिफैम्पिसिन, ऑप्शन बी डैप्सोन, ऑप्शन सी क्लोफाजिमिन, ऑप्शन डी ऑल। तो इसका आंसर है ऑल। ये जो MDT है मल्टी ड्रग थेरेपी, तीनों के कॉम्बिनेशन से ये बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 123। कुष्ठ रोग जिसमें केवल एक स्किन लेजन होता है ये क्या कहलाता है? कुष्ठ रोग यानी लेप्रोसी, लेप्रोसी के काफी सारे वेराइटीज हैं। तो अगर एक ही आपके स्किन में एक ही पैच हुआ है, एक ही लीजन हुआ है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे पॉसीबैसिलरी सिंगल लीजन लेप्रोसी। ठीक है, पॉसीबैसिलरी मतलब एक बैक्टीरिया की वजह से एक ही
आपका पैच नजर आ रहा है स्किन के ऊपर, तो उसको हम लोग पॉसिवैस्कुलरी सिंगल लीजन लेप्रोसी बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 124। निम्नलिखित में से कौन सा मीजल्स का कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म है? तो मीजल्स काफी देर से हम लोग उसका पढ़ रहे थे। तो मीजल्स का कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म कौन है? ये है आपका मिक्सोवायरस। मीजल्स एक वायरल डिजीज है, तो ऑप्शन सी वायरस की वजह से ही होता है। कौन सा वायरस इसमें कॉज करता है आपका मीजल? मिक्सोवायरस। मिक्सोवायरस या मिक्सोवायरस आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 125। मीजल्स के चकते सबसे पहले कहां पर दिखाई देते हैं? तो मीजल्स में जो चकते बनते हैं वो कहां पर दिखाई देते हैं? चेहरे पर दिखाई देते हैं सबसे पहले। ओके, ऑप्शन बी आपके चेहरे पर सही आंसर है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 126। निम्नलिखित में से किस प्रतिक्रिया को शिक टेस्ट में पॉजिटिव माना जाता है? शिक टेस्ट हम लोग करते हैं, है ना, तो उसमें पॉजिटिव आप कब कहेंगे? तो आप कब कहेंगे, मैं आपको आंसर बता देती हूँ। ऑप्शन बी आपका सही आंसर है। जब शिक टेस्ट टॉक्सिन देने के बाद 24 से 36 घंटे के अंदर टेस्ट आर्म पर 10 से 50 मिलीमीटर डायमीटर का रेड फ्लश दिखाई देता है। तो ये रिएक्शन जब होता है आपका 10 से लेके 50 मिलीमीटर के अंदर एक एरिया आपका लाल रंग का चकता बन जाता है इंजेक्शन देने के बाद, तो उसको शिक टेस्ट पॉजिटिव आप कहेंगे। मतलब उसमें आपका शिक टेस्ट किसमें किया जाता है? शिक टेस्ट आपका डिप्थेरिया में किया जाता है। ठीक है, तो डिप्थेरिया एक पेशेंट को है अगर, तो आपके शिक टेस्ट टॉक्सिन देने के बाद, इंजेक्शन देने के बाद उस एरिया में आपका एक रेड कलर का चकता जैसा बन जाएगा। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा, तभी आप बोलेंगे कि शिक टेस्ट उसका पॉजिटिव आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 127। एमडीटी किस बीमारी में दी जाती है? यस, एमडीटी आपके लेप्रोसी में दी जाती है, याद रखिएगा, लेप्रोसी। ठीक है, डिप्थेरिया सबसे ज्यादा किस माध्यम द्वारा फैलता है? 128 नंबर क्वेश्चन है ये। अगर डिप्थेरिया हो रहा है तो उसका मीडियम क्या है, ये फैलता कैसे है? तो ये फैलता है आपके ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के द्वारा। ड्रॉपलेट इन्फेक्शन क्या होती है? ये छींक में, खांसी में, अगर कोई पर्सन आपके सामने खड़ा होके छींक दे रहा है आपके मुंह पे, खांसी हो रही है, उसको हाथ दे के, रुमाल दे के नहीं खांस रहा है, तो उसके मुंह से जो कण निकल रहे हैं वो आपके सांस में भी जा सकते हैं, है ना, तो उससे आपको भी इन्फेक्शन हो सकता है। इसी प्रोसेस को ड्रॉपलेट इन्फेक्शन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 129। टिटेनस किस माध्यम से फैलता है? टिटेनस कैसे फैलता है? अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि जो घाव अगर किसी को हो जाए, चोट लग जाए, तो उसमें टिटेनस के जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो डायरेक्टली एंटर कर जाते हैं। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर है। घाव का टिटेनस बीजाणुओं द्वारा संक्रमण होने से टिटेनस फैल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 130। हेपेटाइटिस बी का इंक्यूबेशन पीरियड कितना होता है? हेपेटाइटिस बी आपके लीवर को अफेक्ट करता है ना, तो इसमें इंक्यूबेशन पीरियड कितना है? कितने दिन में ये बीमारी पैदा करेगा? ऑप्शन सी आपका सही आंसर है। 45 से 180 दिन तक, यानी 1.5 महीने से लेके 6 महीने का टाइम ये लगा सकता है बीमारी पैदा करने में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 131। डिप्थेरिया का इंक्यूबेशन पीरियड कितना होता है? डिप्थेरिया हम लोगों ने पढ़ा अभी थोड़ी देर पहले, तो डिप्थेरिया के इंक्यूबेशन पीरियड कितना होता है? ये होता है आपका 2 से 6 दिन। ठीक, तो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से ये फैलता है और तुरंत इन्फेक्शन 2 से 6 दिन के अंदर ही इन्फेक्शन हो जाएगा, बीमारी पैदा हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 132। निम्न में से कौन सी बीमारी कुपोषण या माल न्यूट्रिशन के कारण नहीं होती है ना, जो पहले भी मैंने बताया है कि जो ऑप्शन आपका गलत है वही सही आंसर होता है यहाँ पे, जो जहाँ पे नहीं पूछा गया है। तो देखिए ऑप्शंस में क्या क्या है? स्कर्वी, डायबिटीज, एनीमिया, टेरीबेरी। ओके, तो मुझे ये बताइए कि कुपोषण का मतलब क्या है? जब आपकी बॉडी में कोई न्यूट्रिएंट कम हो जाए, जितनी मात्रा में चाहिए उतनी मात्रा में बॉडी को नहीं मिल पा रही है, तो उस कंडीशन को हम लोग कुपोषण कहते हैं, है ना।
तो देखिए स्कर्वी आपके विटामिन सी की कमी की वजह से होता है, एनीमिया आपके हीमोग्लोबिन की कमी की वजह से होता है, बेरी आपके विटामिन B1 के कमी की वजह से होता है कि नहीं? तो ये तीनों ही कुपोषण जन्य विकार हैं। और कौन सी बीमारी है जो कुपोषण से नहीं होती है? ये है आपके डायबिटीज। डायबिटीज आपकी बॉडी में शुगर लेवल अगर बहुत ज्यादा मात्रा में बढ़ जाए और बना रहे वैसे ही हाई लेवल में, तो उस कंडीशन को डायबिटीज कहते हैं, है कि नहीं? इसलिए डायबिटीज आपका कुपोषण जन्य विकार नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 133। कुष्ठ रोग जिसमें 5 से अधिक स्किन लीजन्स होते हैं, ये क्या कहलाते हैं? तो क्या कहलाते हैं? 5 से अधिक अगर चकत्ते बने हुए हैं, लीजन्स बने हुए हैं स्किन में, तो हम इसको क्या कहेंगे? मल्टीबैसिलरी लेप्रोसी। ऑप्शन सी आपका सही आंसर है, मल्टीबैसिलरी लेप्रोसी कहेंगे हम इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 134। हिस्टामिन टेस्ट किस बीमारी की जांच के लिए उपयोग में लाया जाता है? तो हिस्टामिन टेस्ट हम क्यों करेंगे? हिस्टामिन टेस्ट एलर्जिक रिएक्शंस पहचानने के लिए किया जाता है। तो इसमें देखिए क्या क्या बीमारियां हैं? डिप्थेरिया, कुष्ठ रोग, टीबी और मलेरिया, है ना? तो यहाँ पे कुष्ठ रोग या लेप्रोसी के लिए हिस्टामिन टेस्ट किया जाता है, कहीं किसी एलर्जिक रिएक्शन की वजह से तो चकत्ते नहीं बन रहे हैं, ये देखने के लिए, ठीक है? तो हिस्टामिन टेस्ट के लिए आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, कुष्ठ रोग। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 135। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी एसटीडी नहीं है? एसटीडी का मतलब क्या है? सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, जो अनसेफ सेक्स के कारण फैलते हैं, है ना? सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। तो कौन सी बीमारी है जो आपकी सेक्सुअली ट्रांसमिट नहीं होती है, उसने पूछा है। तो ऑप्शंस देख लीजिए, गोनोरिया, कैंक्रोइड, सिफिलिस और डिप्थेरिया। तो गोनोरिया, कैंक्रोइड और सिफिलिस तीनों ही एसटीडी है, तीनों ही सेक्सुअली ट्रांसमिट होते हैं। सिर्फ डिप्थेरिया है जो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन की वजह से फैलता है, सेक्सुअली ये नहीं फैलता है। सो ऑप्शन डी डिप्थेरिया आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 136। वेजिनाइटिस का कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म क्या है? वेजिनाइटिस का मतलब क्या होता है? वजाइना में इन्फ्लेमेशन। अगर वजाइना में सूजन आ जाए तो उसको वेजिनाइटिस बोला जाता है। इसका कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म क्या है? देखिए ऑप्शंस आपके, ऑप्शन डी आपका सही आंसर है, ट्राइकोमोनास वेजिनालिस। ट्राइकोमोनास वेजिनालिस का अगर इन्फेक्शन आपको लग जाए तो वेजिनाइटिस आपको हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 137। जेनिटल हर्पिस किसके कारण होता है? तो जेनिटल रीजन में अगर हर्पिस हो जाए तो उसका पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म कौन है? उसका पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है हर्पिक्स सिम्प्लेक्स वायरस। ओके, हर्पिक्स सिम्प्लेक्स वायरस, ऑप्शन बी आपका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 138। एसटीडीज के फैलने के लिए कौन सा सामाजिक कारण उत्तरदायी है? ऑप्शंस देखिए, वैश्यावृत्ति, सेक्सुअल डिसहार्मोनी, पारिवारिक कलह या उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी इसका सही आंसर है, ठीक है? इनमें से कोई भी कारण हो, इसमें आपका सेक्सुअली जो डिजीज है, सेक्स डिजीजेस हैं, वो आपके स्प्रेड हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 139। सामुदायिक स्वास्थ्य नर्सिंग प्रोसेस में निम्नलिखित में से कौन सा स्टेप शामिल है? तो ऑप्शंस देख लीजिए, कलेक्शन ऑफ डाटा, असेसमेंट एंड प्लानिंग, इंटरवेंशन एंड इवैल्यूएशन एंड ऑल ऑफ द अबव। सो ऑल ऑफ द अबव आपका सही आंसर है। तीनों ही काम इसमें किए जाते हैं कम्युनिटी हेल्थ में। कम्युनिटी हेल्थ में आपके डाटा कलेक्शन भी किया जाता है, उसका असेसमेंट और प्लानिंग भी की जाती है और उसका इवैल्यूएशन और इंटरवेंशन भी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 140। रूबेला को इस नाम से भी जाना जाता है। तो रूबेला आपका जो डिजीज है उसको आप और किस नाम से जानते हैं? उसको हम लोग जानते हैं जर्मन मीजल्स के नाम से। ऑप्शन बी आपका सही आंसर है, जर्मन मीजल्स को रूबेला कहा जाता है और मीजल्स को रूबियोला कहा जाता है, ठीक है? अभी थोड़ी देर पहले हमने एक क्वेश्चन डिस्कस किया था ना, ये जो रूबियोला है ये मीजल्स को कहा जाता है और रूबेला जर्मन मीजल्स को कहा जाता है। तो ये दोनों ही टर्म्स आप याद रखिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 141।
शिक टेस्ट में रिएक्शन को नेगेटिव माना जाता है। नेगेटिव कब माना जाता है? जब शिक टेस्ट टॉक्सिन देने के बाद किसी भी आर्म पर कोई भी रिएक्शन नहीं होता है। अगर कोई भी रिएक्शन पेशेंट को नहीं हो रहा है तो शिक टेस्ट उसका नेगेटिव है, यानी उसको डिप्थेरिया नहीं है। ओके, अगर शिक टेस्ट पॉजिटिव आ गया तो उसको डिप्थेरिया है करके हम जानेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 142। लेप्रोसी है एक। लेप्रोसी कुष्ठ रोग, सभी ने ये सुना है, लेकिन ये किस वजह से होता है, किसके लिए होता है ये एक बैक्टीरियल रोग है। बैक्टीरिया इसका कारण है। ओके, माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री उसका नाम है और ये एक तरह का बैक्टीरिया है जो लेप्रोसी पैदा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 143। फ्लैसिड पैरालिसिस, फीवर, सोर थ्रोट आदि किस बीमारी के लक्षण है? सोर थ्रोट, गला उसका खराब रहेगा, बुखार आएगा, फ्लैसिड पैरालिसिस रहेगी। फ्लैसिड पैरालिसिस मतलब हाथ पैर के जो मसल्स हैं वो ढीले पड़ जाएंगे और किसी काम के नहीं रहेंगे। तो ये कौन सी बीमारी में पाया जाता है? ये आपके पोलियो में पाया जाता है। पोलियो के अगर पेशेंट्स आप लोगों ने देखे होंगे तो उनके हाथ पैर के जो मसल्स हैं वो एकदम ढीले होते हैं और एकदम कैसे होते हैं, बहुत पतले होते हैं ना, बहुत उसका मसल मास लॉस होता है बहुत सारा। तो ये पोलियो में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 144। HIV शरीर की किस द्रव में पाया जाता है? ऑप्शंस देख लीजिए, ब्लड, सीमेन, CSF मतलब सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड या ऑल। तो जो HIV वायरस है ये शरीर के हर एक फ्लूइड में पाया जाता है। सो ऑप्शन डी आपका सही आंसर है। शरीर के हर एक फ्लूइड में ये पाया जाता है और किसी भी फ्लूइड से ये ट्रांसमिट हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 145। कुष्ठ रोग के मल्टीबैसिलरी केसेस के इलाज के लिए कौन सी दवाइयां उपयोग में लाई जाती हैं? तो मल्टीबैसिलरी केस अगर है, 5 से ज्यादा लीजन्स हैं उसकी बॉडी में, तो उसमें कौन कौन से मेडिसिन दिए जाएंगे? ऑप्शन ए आपका सही आंसर है, इसको आप याद कर लीजिए। रिफेम्पिसिन 600 मिलीग्राम महीने में एक बार, डैप्सोन 100 मिलीग्राम प्रतिदिन और क्लोफाजिमिन 300 मिलीग्राम महीने में एक बार पर्यवेक्षण में, और पर्यवेक्षण मतलब किसी की निगरानी में ये मेडिसिन खाना है, और 50 मिलीग्राम प्रतिदिन खुद लेना है। ओके, तो 50 मिलीग्राम की टैबलेट जो होती है वो खुद खा सकता है, 300 मिलीग्राम की जो टैबलेट होती है वो एक किसी के निरीक्षण में खा सकता है, जो मेडिसिन दे रहा है, जो डॉक्टर हो या कोई नर्सिंग स्टाफ हो, उसके सामने बैठ के वो मेडिसिन वो खाएगा 300 मिलीग्राम वाला। ओके, तो ये आप याद रखिएगा। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है 146। पोलियो वैक्सीन को किससे तैयार किया जाता है? पोलियो की जो वैक्सीन होती है वो किससे बनाई जाती है? तो वो बनाई जाती है लाइव एटेन्यूएटेड ऑर्गेनिज्म से। पोलियो की जो ऑर्गेनिज्म है उनसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है पोलियो वैक्सीन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है 147। अस्पतालों में वेस्ट मैनेजमेंट के दौरान संक्रमित रबर की आर्टिकल्स किस रंग के बैग में डाले जाते हैं? तो रबर की आर्टिकल्स जो होती हैं वो लाल रंग के बैग में जाती है, ये याद रखिएगा। लाल रंग के बैग में ये डिस्पोज की जाती है। रबर की चीजें जो जैसे कि कैथेटर हो गया, रबर कैथेटर, ठीक है, तो ये अगर इन्फेक्टेड है तो इसको लाल रंग के बैग में डालना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 148। निम्नलिखित में से कौन सी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है? ऑप्शंस देख लीजिए, मीजल्स, पोलियो, टीबी और सिफिलिस। तो अब तक आपको पता ही चल गया होगा, सिफिलिस आपका सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, STD इसको बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 149। निम्नलिखित में से कौन सा एड्स के फैलने का माध्यम नहीं है? ऑप्शंस देख लीजिए, सेक्सुअल इंटरकोर्स, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, मदर टू चाइल्ड ट्रांसमिशन और मस्कीटो बाइटिंग। सो एड्स अगर किसी पेशेंट को हो तो वो कैसे फैलता है, कैसे नहीं फैलता है, यहाँ पे पूछा है। ठीक है, तो कैसे फैलता है? सेक्सुअल इंटरकोर्स से फैलता है, यस। ब्लड ट्रांसफ्यूजन से भी फैल सकता है, ये भी सही है। इन्फेक्टेड माँ से उसके गर्भ में पलने वाले शिशु को भी ये फैल सकता है, लेकिन मच्छर के काटने से ये नहीं फैलता है, तो यहाँ पे नहीं पूछा है। सो मस्कीटो बाइटिंग आपका सही आंसर है। मस्कीटो बाइटिंग से एड्स नहीं फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 150। एड्स के क्लिनिकल लक्षणों में शामिल है। तो एड्स किसी अगर पेशेंट को है तो उसमें क्या क्या लक्षण पाए जाएंगे? वेट लॉस, लिम्फेडेनोपैथी, फीवर या ऑल।
तो इसका आंसर है और, ये सारे ही लक्षण उसमें पाए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 151, निम्नलिखित में से कौन सा चिकन पॉक्स का पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है? चिकन पॉक्स सभी को कभी ना कभी हुआ होगा लाइफ में, एक बार ये हो जाता है तो दोबारा नहीं होता है, ऐसा बोला जाता है ना, इम्यूनिटी डेवलप कर जाती है। तो चिकन पॉक्स का पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म कौन है? इसका पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है वेरिसेला जोस्टर वायरस। वेरिसेला जोस्टर ये जो वायरस है ये चिकन पॉक्स कराता है ना, 5-6 दिन में 7 दिन में ये फिर अपने आप ही ठीक भी हो जाता है, पर बहुत तेजी से फैलता है, ये सबको पता है ना, इसलिए ये वायरस द्वारा होता है और वेरिसेला जोस्टर वायरस आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 152, मीजल्स मुख्य रूप से किस आयु वर्ग की बीमारी है? जो मीजल्स होता है वो नॉर्मली बचपन में देखा जाता है, तो चाइल्डहुड इसका सही आंसर है। चाइल्डहुड में ही मीजल्स देखने को मिलता है और चाइल्ड बचपन में इसकी वैक्सीन भी लगती है, MMR वैक्सीन आती है, MMR बोलते हैं, है ना, तो ये लगाई जाती है मीजल्स से बचाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 153, टिटेनस है एक, टिटेनस क्या है? बैक्टीरियल रोग, वायरल रोग, फंगल रोग या प्रोटोजोल? टिटेनस बैक्टीरिया से होता है ना, तो बैक्टीरियल रोग इसका सही आंसर है। टिटेनस एक बैक्टीरियल रोग है। क्वेश्चन नंबर 154, डॉट्स किस बीमारी के उपचार के लिए दिया जाता है? डॉट्स थेरेपी टीवी में बहुत दिखाता है, MDT थेरेपी और डॉट्स थेरेपी। तो डॉट्स थेरेपी आपका टीबी में दिया जाता है ना, डॉट्स अपनाए टीबी भगाए, है ना, बताते हैं ना वो लोग, टीवी में भी बहुत ऐड आता है इसका, तो ये आपको पता होना चाहिए इसका आंसर। टीबी में डॉट्स थेरेपी की जाती है और लेप्रोसी में MDT थेरेपी दी जाती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 155, एब्रिविएशन ICDS का पूरा नाम क्या है? ICDS का फुल फॉर्म क्या है? इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस। तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर है, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस इसका फुल फॉर्म है ICDS का, और ये गवर्नमेंट प्रोग्राम के अंडर चलाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 156, निम्नलिखित में से कौन सी एंटी रेट्रोवायरल ड्रग है? तो वायरस के अगेंस्ट आप ये यूज कर सकते हैं, एंटीवायरल एंटी रेट्रोवायरल ड्रग आप किसको बोल सकते हैं? ऑप्शन सी आपका सही आंसर है, ज़िडोव्यूडन। ज़िडोव्यूडन आप एंटी रेट्रोवायरस के खिलाफ, रेट्रोवायरस को रोकने के लिए आप दे सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 157, निम्नलिखित में से कौन सा नोज़ोकोमियल संक्रमण का स्रोत नहीं है? तो ऑप्शंस देख लीजिए, मरीज, कारखानों से निकलने वाला कचरा, हॉस्पिटल का स्टाफ, हॉस्पिटल का वातावरण। तो हमें पता है हॉस्पिटल में जो बीमारी हमें लग जाती है, नई बीमारी, उसको नोज़ोकोमियल संक्रमण कहा जाता है, इसीलिए यहाँ पे नहीं पूछा गया है ना, स्रोत नहीं है, तो क्या होगा? कारखानों से निकलने वाला कचरा, ये आपका सही आंसर है। ये नोज़ोकोमियल संक्रमण का स्रोत नहीं है। बाकी जो 3 ऑप्शन है, मरीज, हॉस्पिटल का स्टाफ और हॉस्पिटल का वातावरण, यही नोज़ोकोमियल संक्रमण का स्रोत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 158, गोनोरिया का पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म क्या है? इसका सही आंसर है नीसरिया गोनोरी। तो ये नाम आप याद रखिएगा, गोनोरिया STD में आता है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है और इसका पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म नीसरिया गोनोरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 159, सिफिलिस का पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म क्या है? तो सिफिलिस का पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है ट्रिपोनिमा पैलिडम। इसका नाम भी आप याद रखिएगा, ये आपका सिफिलिस पैदा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 160, कैंक्रोइड किसके कारण होता है? कैंक्रोइड भी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, ये भी जेनिटल्स में पाया जाता है, तो ये किसके कारण होता है? हीमोफाइलस ड्यूक्री। हीमोफाइलस ड्यूक्री इसका पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है। ये तीनों नाम आप याद रखिएगा, इसके पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म भी आप याद रखिएगा। ओके, नेक्स्ट है डोनोवेनोसिस किसके कारण होता है? डोनोवेनोसिस आपका होता है क्लेब्सिएला ग्रैनुलोमैटिस के कारण। ये भी एक बीमारी है, क्लेब्सिएला की वजह से ये होता है। पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म, आपको सभी डिजीज के पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म याद रखने पड़ेंगे, एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। इस डिजीज का पॉजिटिव, जितने भी इन्फेक्टिव डिजीजेस हैं वो आपके उसमें आ जाते हैं ना, SPM यानी सोशल एंड प्रिवेंटिव मेडिसिन में सारे इन्फेक्टिव डिजीजेस भी आ जाते हैं। सो उसका पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म कौन है?
वेक्टर अगर है तो कौन है, और इंक्यूबेशन पीरियड कितना होता है, ये आपको याद रखना पड़ेगा हर एक बीमारी का। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 162। निम्नलिखित में से कौन सा चिन्ह एड्स के 3 मुख्य चिन्हों में नहीं आता है? कौन सा लक्षण ये पूछ रहा है? नहीं पूछ रहा है, नहीं आता है। ओके, सो देख लेते हैं ऑप्शंस क्या क्या लिखा है। शरीर के वजन का 10% के बराबर या अधिक वजन का कम हो जाना, अचानक से अगर किसी का वजन बहुत ज्यादा कम हो रहा है, 1 महीने से अधिक समय तक दस्त होना, 1 महीने से अधिक समय तक कब्जी रहना, 1 महीने से अधिक समय तक बुखार रहना। कौन सा ऑप्शन नहीं है? 1 महीने से अधिक समय तक कब्जी रहना। इस पेशेंट को, जो आपके एड्स का पेशेंट होता है, उसको कब्जी नहीं होती है, उसको दस्त होते हैं। ओके, कब्जी ये गलत है ऑप्शन, इसलिए ये यहाँ पे आपका नहीं पूछा है ना, तो ये ऑप्शन आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। बाकी जो तीनों आप लोग देख रहे हैं वो एड्स के लक्षण माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 163। एचआईवी संक्रमण के दौरान कंप्लीट ब्लड काउंट के परिणाम का प्रदर्शित नहीं करता है। क्या प्रदर्शित नहीं करता है? देखिए, एनीमिया, न्यूट्रोपेनिया, थ्रोम्बोसाइटोसिस, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। तो अगर आप सीबीसी कराएंगे एचआईवी वाले पेशेंट के, तो उसमें थ्रोम्बोसाइटोसिस आपको नहीं नजर आएगा। ओके, एनीमिया नजर आएगी, न्यूट्रोपेनिया नजर आएगी, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया नजर आएगी, लेकिन थ्रोम्बोसाइटोसिस आपको नहीं दिखाई देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 164। एड्स को किस प्रकार रोक सकते हैं? एड्स को कैसे रोक सकते हैं? कॉन्डोम के प्रयोग से, अस्पतालों में एसेप्टिक तकनीक के प्रयोग से, सही ब्लड ट्रांसफ्यूजन के द्वारा, या उपयुक्त सभी। ऑब्वियसली उपयुक्त सभी इसका सही आंसर है ना। तो हमें ब्लड का कांटेक्ट रोकना है। इन्फेक्टेड ब्लड के साथ जैसे आपका कांटेक्ट ना हो, इन्फेक्टेड सीमेन के साथ कांटेक्ट ना हो। ये भी एड्स भी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है। अनसेफ सेक्स अगर कोई कर रहा है बिना कॉन्डोम के इस्तेमाल के, तो उसको एड्स हो सकता है। एक की इंजेक्शन दूसरा लगा रहा है ना, ब्लड कांटेक्ट आ रहा है यहाँ पे, तो ये भी एड्स इससे हो सकता है। अस्पतालों में अगर एसेप्टिक तकनीक यूज नहीं हो रही है, एक का इंजेक्शन दूसरे पे, उसी सिरिंज से दूसरे को इंजेक्शन लगा देते हैं, या फिर किसी पे सर्जरी की गई, ऑपरेशन हुआ, वो इंस्ट्रूमेंट स्टेरिलाइज नहीं हुए अच्छे से, और फिर से दूसरे पेशेंट पे सर्जरी हो गई, तो ऐसे एक पेशेंट से दूसरे पेशेंट को भी एड्स हो सकता है। और ब्लड ट्रांसफ्यूजन, अगर आप कॉन्टेमिनेटेड ब्लड किसी को खून चढ़ा रहे हो, खून की जांच सही से नहीं हुई है, उस खून में एड्स के जो वायरस है पाया जाता है, एचआईवी वायरस मौजूद है, तो उससे क्या होगा? जिसको आप ब्लड ट्रांसफ्यूजन करोगे, जिसको चढ़ाओगे, उसको भी एड्स हो सकता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 165। लेशमानियासिस है। लेशमानियासिस क्या है? ये एक प्रोटोजोअल बीमारी है। ओके, प्रोटोजोआ की वजह से ये होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 166। मीजल्स के दौरान चकत्ते किस अवस्था में दिखाई देते हैं? तो मीजल्स जब होता है और चकत्ते जब बनते हैं, तो वो आपके इरप्टिव स्टेज में पाया जाता है। इरप्शंस हो जाते हैं, तो ये इरप्टिव स्टेज में आता है। ऑप्शन बी आपका सही आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 167। निम्नलिखित में से टिटेनस का कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म कौन है? टिटेनस किसकी वजह से होता है? क्लॉस्ट्रिडियम टिटानी। क्लॉस्ट्रिडियम टिटानी आपका इसका पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है, याद रखिएगा ये नाम। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 168। टीबी के इलाज के लिए निम्नलिखित में से कौन सी बैक्टीरियासिडल ड्रग काम में ली जाती है? तो देखिए ऑप्शंस क्या क्या है, एथम्बुटोल, थायोएसिटाजोन, पैरासिटामोल या रिफेम्पिसिन। तो टीबी के इलाज में डॉट्स थेरेपी दी जाती है और इसमें रिफेम्पिसिन मौजूद होता है। ओके, सो रिफेम्पिसिन इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 169। कोलेरा का पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म कौन है? कोलेरा किसकी वजह से होता है? वाइब्रियो कोलेरी की वजह से होता है। बार बार हमने बहुत बार ये डिस्कस किया है, वाइब्रियो कोलेरी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 170। एचआईवी की जांच के लिए कौन सा इन्वेस्टिगेशन कराया जाता है? तो ऑप्शंस देख लेते हैं, एलिसा टेस्ट, वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट, सीबीसी, ऑल। ऑल सारे ही टेस्ट कराए जाते हैं एचआईवी की जांच के लिए, और फिर जाके कंफर्म किया जाता है कि उस बंदे के शरीर में एचआईवी का वायरस है कि नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 171।
निम्नलिखित में से कौन सी एंटी रेट्रोवायरल ड्रग नहीं है? नहीं पूछा है इसने, बहुत ध्यान से देखिए। ऑप्शंस क्या क्या है? ज़िडोवुडिन, डिडानोसिन, कैल्पोल, लैमिवुडिन। तो कैल्पोल आपका एंटीपायरेटिक ड्रग है, बुखार में दिया जाता है, पैरासिटामोल होता है इसमें, इसलिए ये एंटी रेट्रोवायरल ड्रग नहीं है। ऑप्शन सी कैल्पोल आपका सही आंसर है। बाकी जो 3 ड्रग आप देख रहे हैं वो रेट्रोवायरस के इन्फेक्शन में दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 172। इन्फेंटाइल डायरिया का सबसे प्रमुख कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म कौन होता है? इन्फेंटाइल डायरिया यानी इन्फेंट्स में अगर डायरिया हो रहा है तो उसका कॉज होता है रोटा वायरस। आजकल रोटा वायरस की भी वैक्सीन आ गई है, वो भी लगती है। नहीं तो अगर रोटा वायरस का इन्फेक्शन हो जाए तो छोटे बच्चों में भी डायरिया पाया जाता है। बहुत 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 बार उसको दस्त होने लगते हैं। ओके, सो रोटा वायरस इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 173। सामुदायिक स्वास्थ्य नर्स एक न्यू डायग्नोस्ड मधुमेह रोगी को समझती है कि दवाइयों का उद्देश्य किसका इलाज करना है? तो दवाइयों का उद्देश्य क्या है? हाइपरग्लाइसेमिया का इलाज करना है। हाइपरग्लाइसेमिया मतलब ब्लड में जब शुगर लेवल बहुत ज्यादा बढ़ी होती है, बहुत आपके 130 के ऊपर अगर चली जाए आपका फास्टिंग ब्लड शुगर, तो उस कंडीशन को हाइपरग्लाइसेमिया बोला जाता है। तो जो भी मेडिसिन आप लोग दे रहे हो वो उस शुगर लेवल को कम करने के लिए दिया जाता है। ओके, सो हाइपरग्लाइसेमिया का इलाज करना डायबिटीज का या मधुमेह रोगी का इलाज करना कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 174। कॉलेरा वैक्सीन किस मार्ग से लगाई जाती है? जो कॉलेरा वैक्सीन दी जाती है बच्चों में वो कैसे लगाई जाती है? वो सबक्यूटेनियस लगाई जाती है। ओके, सबक्यूटेनियस एससी आपका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 175। टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम किसके कारण होता है? टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम आपके स्टेफाइलोकोकस ऑरियस के कारण होता है। ओके, स्टेफाइलोकोकस ऑरियस आपकी बॉडी में अगर इन्फेक्शन कर दे तो उससे आपको टॉक्सिक शॉक हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 176। एसटीडीज को किस तरीके से रोक सकते हैं? सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है अगर, तो उसको हम कैसे रोक सकते हैं? ऑप्शंस देखिए। शिक्षा के प्रसार द्वारा, कॉन्डम के उपयोग द्वारा, वेश्यावृत्ति को रोककर, उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी इसका सही आंसर है। बहुत सारे लोगों को अभी भी नहीं पता है एसटीडी क्या होता है ना? तो इसके लिए बहुत एजुकेशन चाहिए सभी को, बच्चों को भी और जवान जो मतलब एडोलेसेंस में जो बच्चे होते हैं, स्कूल जाने वाले बच्चे, कॉलेज जाने वाले बच्चे, इन लोगों को भी शिक्षा की जरूरत है। तो सेक्स एजुकेशन बहुत जरूरी है ना? और जो मैरिड कपल्स हैं उनको तो एजुकेशन की जरूरत है ही। बाकी कॉन्डम का उपयोग कर सकते हैं, वेश्यावृत्ति को बंद कर सकते हैं, उस सभी से आप एसटीडी से बच सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 177। नोजोकोमियल संक्रमण होते हैं। नोजोकोमियल संक्रमण क्या होता है? अभी हमने पढ़ा था हॉस्पिटल में प्राप्त संक्रमण। तो जो आपको इन्फेक्शन हॉस्पिटल में रहते समय कोई नया इन्फेक्शन आपको लग जाता है उसको हम लोग नोजोकोमियल इन्फेक्शन कहते हैं। ऑप्शन सी आपका सही आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 178। क्लिनिकल संक्रमण के बाद जो प्रतिरोधक क्षमता पैदा होती है वह कहलाती है। अगर आपको कोई बीमारी लग गई और उसके बाद, मैंने अभी चिकन पॉक्स जब मैं बता रही थी तब मैंने कहा था ना, एक बार चिकन पॉक्स हो जाए तो दोबारा नहीं होता है, तो उससे आपकी बॉडी में इम्यूनिटी पैदा हो जाती है उस बीमारी से लड़ने के लिए, है ना? तो वो इम्यूनिटी आपकी क्या कहलाती है? किस तरह की इम्यूनिटी होती है? वो एक्टिव इम्यूनिटी होती है। जब किसी बीमारी की वजह से आपको इम्यूनिटी मिल जाए उसको एक्टिव इम्यूनिटी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 179। स्मॉल पॉक्स का कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म क्या है? स्मॉल पॉक्स का जो ऑर्गेनिज्म है वो है वेरियोला वायरस। ये आप याद रखिएगा। स्मॉल पॉक्स एक वायरल डिजीज है और फिलहाल स्मॉल पॉक्स इरेडिकेट हो चुका है, पर इसका पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म तो हमें याद ही रखना है। सो वेरियोला वायरस इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 180। निम्नलिखित में से रुबेला का लक्षण है। रुबेला में क्या लक्षण पाए जाते हैं? ऑप्शंस देखिए। रैशेस हो जाते हैं, लिम्फेडेनोपैथी होती है, फीवर हो जाता है, या ऑल ऑफ द अबव। तो ऑल इसका सही आंसर है। तीनों ही लक्षण आपके रुबेला में पाए जाते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 181, निम्नलिखित में से हुफिंग कफ का कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म कौन है? हुफिंग कफ आपका क्या कहलाता है? पर्ट्यूसिस। हुफिंग कफ जो होता है उसको हम लोग पर्ट्यूसिस भी कहते हैं। ओके, सो पर्ट्यूसिस का पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म कौन है? देखिए नाम इनमें, बॉर्डेटेला पर्ट्यूसिस, ऑप्शन सी आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 182, टीबी के इलाज में निम्नलिखित में से कौन सी बैक्टीरियासिडल ड्रग दी जाती है? तो और टीबी का इलाज अगर आप कर रहे हो तो उसमें कौन सा मेडिसिन आप दोगे? ऑप्शंस देख लीजिए, रिफेम्पिसिन, INH, स्ट्रेप्टोमाइसिन, ऑल। सो ऑल आपका सही आंसर है। ये सारे ही मेडिसिन आपको उसमें देने पड़ेंगे टीबी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 183, निम्नलिखित में से एंटेरिक फीवर का पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है? एंटेरिक फीवर मींस टाइफॉइड। टाइफॉइड आप सभी ने सुना होगा, सभी ने सुना होगा, ऐसा कोई नहीं है जो टाइफॉइड नहीं जानता है। तो टाइफॉइड को हम लोग एंटेरिक फीवर बोलते हैं क्योंकि ये आपके इंटेस्टाइन से ये बुखार पैदा होता है। ठीक है, तो आंतों का बुखार भी कहा जाता है इसको। इसका पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म कौन है? सैल्मोनेला टाइफी, ऑप्शन बी सैल्मोनेला टाइफी आपका सही आंसर है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन कम्स 184, प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल के सिद्धांतों में शामिल नहीं है। नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, कहाँ पे नहीं लिखा है कहाँ पे है लिखा है। ओके, तो ऑप्शंस देखिए, स्वास्थ्य सेवाओं का समान बंटवारा, सामुदायिक भागीदारी, मल्टी सेक्टोरियल अप्रोच, दी जाने वाली स्वास्थ्य देखभाल की प्लानिंग एवं क्रियान्वित प्रशासनिक स्तर पर ही करना। तो प्रशासनिक स्तर में हमें नहीं जाना है क्योंकि ये प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा है ना। तो ऑप्शन डी आपका जो है वो आपका सही आंसर है। ये प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल में प्रशासनिक स्तर को इन्वॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं होती है, बाकी सारे काम आप प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल में कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 185, नोजोकोमियल संक्रमण को कैसे रोका जा सकता है? ऑप्शंस देखिए, संक्रामक मरीजों को अलग अलग रखकर, अस्पताल के संक्रामक रोग रखने वाला स्टाफ को दूर रखकर, प्रॉपर हैंड वॉशिंग द्वारा, उपयुक्त सभी। यस, उपयुक्त सभी इसका सही आंसर है। ये सारा ही काम आपको करना पड़ेगा। आपके हॉस्पिटल जब आप जा रहे हो, उस हॉस्पिटल में अगर कोई ऐसा पेशेंट है जिससे बीमारी दूसरों को लग सकती है तो उस पेशेंट को आपको अलग रखना पड़ेगा, आइसोलेशन में रखना जरूरी होता है। ओके, अगर आप आइसोलेशन में रखेंगे, साफ सफाई का ध्यान रखेंगे और जो स्टाफ है जो संक्रमण वाले उस पेशेंट का ख्याल रख रहा है, उस स्टाफ को भी आप अलग रखेंगे। ओके, सो दूसरे पेशेंट को इन्फेक्शन नहीं लगेगा। नोजोकोमियल संक्रमण से आप बाकी के पेशेंट्स को बचा सकते हैं। सो उपयुक्त सभी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 186, पोलियो प्रमुख रूप से किसका संक्रमण है? पोलियो आपके एलिमेंटरी कैनल का इन्फेक्शन है। तो जो अगर इन्फेक्टेड पानी से ये फैलता है, ज्यादातर इन्फेक्टेड पानी अगर कोई बच्चा पी लेता है तो उसका एलिमेंटरी कैनल, उसका जो डाइजेस्टिव कैनल है वो इन्फेक्टेड हो जाता है। सो ये सबसे पहले आहार नाल से ही स्टार्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 187, भारत में जन्म और मृत्यु पंजीकरण एक्ट कब पास किया गया था? तो ये आप याद रखिएगा, ये इसका आंसर है 1969। 1969 में आपका जन्म और मृत्यु का पंजीकरण होना चाहिए। जितने बच्चे पैदा हो रहे हैं उनका नाम सर्टिफिकेट में चढ़ना चाहिए और जितने लोगों की मृत्यु हो रही है उनका नाम भी सर्टिफिकेट बनना चाहिए, डेथ सर्टिफिकेट बनना चाहिए, रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, वो सबका नाम रजिस्टर पे चढ़ना चाहिए। ठीक है, तभी जाके हमें पता चलेगा ना जन्म स्तर कितना है, मृत्यु दर कितना है। ओके, सो 1969 में ये एक्ट पास हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 188, सभी वैक्सीन में पोलियो वैक्सीन ताप के प्रति बहुत सेंसिटिव होता है, इसको कितने तापमान पर स्टोर किया जाता है? तो पोलियो की जो वैक्सीन है वो हमें कितने तापमान पे स्टोर करनी चाहिए? मतलब आप अगर उसको रख रहे हो नेक्स्ट फ्यूचर यूज के लिए तो कितने तापमान पे आपको रखना है? तो इसका सही आंसर है -20 डिग्री सेंटीग्रेड। -20 डिग्री सेंटीग्रेड में आपको इसको स्टोर करना है।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 189, निम्नलिखित में से कौन सी जल जनित बीमारी है? जल जनित मीन्स इन्फेक्टेड पानी के कारण ये फैलती है, तो ये टाइफाइड है। ओके, टाइफाइड अगर इन्फेक्टेड पानी कहीं पे आप पी रहे हो या फिर कोई ऐसी चीज आप खा रहे हो जिसमें पानी मिलाया गया है, इन्फेक्टेड संक्रमित पानी मिला दिया गया है, तो आपको टाइफाइड हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 190, घरेलू स्तर पर पानी के शुद्धिकरण के लिए कौन सा रसायन उपयोग में लाया जाता है? तो ये सभी को पता है, पानी की जो टंकी होती है उसमें हम क्या मिलाते हैं? ब्लीचिंग पाउडर मिलाते हैं उसमें, है ना, ब्लीचिंग पाउडर मिलाया जाता है। ब्लीचिंग पाउडर इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 191, वह कौन सा स्किन एंटीसेप्टिक है जिसमें आयोडीन होता है? तो देखिए क्या क्या है इसमें, सोडियम हाइपोक्लोराइट, टिंक्चर, ब्लीचिंग पाउडर या बीटाडिन। सो स्किन एंटीसेप्टिक भी है, स्किन पे ये लगाया जा सकता है और इसमें आयोडीन भी होता है, तो इसका सही आंसर है टिंक्चर। टिंक्चर आप जो यूज करते हैं उसमें आयोडीन पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 192, पानी में फॉर्मल्डिहाइड के 40% घोल को क्या कहते हैं? फॉर्मल्डिहाइड को अगर आप उसमें 40% पानी में 40% फॉर्मल्डिहाइड आप मिलाएंगे तो उस घोल को हम क्या कहेंगे? फॉर्मलिन कहेंगे। फॉर्मलिन आप सभी को पता है, फॉर्मलिन हम लोग म्यूजियम में भी इस्तेमाल करते हैं स्पेसिमेन स्टोर करने के लिए, है ना, और फॉर्मलिन आपके ओटी के स्टेरिलाइजेशन में भी यूज होता है। सो फॉर्मलिन इसको कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 193, क्लोरीनेटेड लाइम को क्या कहते हैं? क्लोरीनेटेड लाइम आपका ब्लीचिंग पाउडर होता है। ब्लीचिंग पाउडर आपके क्लोरीनेटेड लाइम को कहा जाता है। याद रखिए, ये टर्म आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 194, निम्नलिखित में से चिकन पॉक्स के क्लिनिकल लक्षणों में शामिल है। अगर किसी को चिकन पॉक्स है तो उसमें क्या क्या लक्षण पाए जाएंगे? त्वचा पर चकत्ते, बुखार, पीठ में दर्द, सभी। तो इसका आंसर है सभी। ये सारे ही लक्षण चिकन पॉक्स के पेशेंट में पाए जाएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 195, रूबेला बीमारी में चकत्ते सबसे पहले कहां पर दिखाई देते हैं? ये चेहरे पर दिखाई देते हैं। अगर किसी को रूबेला है तो सबसे पहले जो स्पॉट्स बनेंगे वो आपके चेहरे पे बनेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 196, ट्यूबरकुलोसिस है एक। ट्यूबरकुलोसिस ऑब्वियसली बैक्टीरिया की वजह से होता है ना, तो बैक्टीरियल रोग है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 197, डॉट्स। डॉट्स में क्या होता है? देखिए ऑप्शंस पढ़ते हैं। ऑप्शन ए, इंटेंसिव फेज के दौरान सभी दवाइयां स्वास्थ्य कार्यकर्ता के डायरेक्ट सुपरविजन में दी जाती है। ऑप्शन बी, टीबी का डायग्नोसिस चेस्ट एक्सरे और स्पूटम एग्जामिनेशन की रिपोर्ट के आधार पर किया जाता है। ऑप्शन सी, दवाइयां टीबी के इलाज के लिए दी जाती है। ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी इसका सही आंसर है। डॉट्स, जब आप डॉट्स थेरेपी लेता है कोई पेशेंट तो ये तीनों चीजें उसमें की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 198, एंटेरिक फीवर को इस नाम से भी जाना जाता है। बताइए फटाफट। टाइफाइड बुखार है ना, अभी थोड़ी देर पहले भी हमने डिस्कस किया था। एंटेरिक फीवर आपका टाइफाइड को ही बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 199, वैक्सीनेशन एक्ट कब पास किया गया था? ये आप साल याद रखिएगा, कौन से साल में ये वैक्सीनेशन एक्ट पास किया गया था? 1880 में। ओके, 1880 में ये वैक्सीनेशन एक्ट पास किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज क्लास, क्वेश्चन नंबर 200, एपिडेमिक डिजीज एक्ट कब पास हुआ था? एपिडेमिक डिजीज, एपिडेमिक क्या होते हैं? वो एक एरिया में जब बहुत सारे लोग एक ही बीमारी से पीड़ित हो जाए, जैसे अभी कोरोना आया था, कोरोना तो पूरा वो हर जगह फैल रहा था, कोविड-19, है ना, तो उसको हम लोग एपिडेमिक डिजीज बोल सकते हैं। तो ये जो एक्ट इसका बनाया गया था, ये कौन से साल में बनाया गया था? सन 1897 में ये बनाया गया था। ऑप्शन सी आपका सही आंसर है, 1897, राइट। तो इसी के साथ ही आज हम लोगों ने 100 क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए हैं। आप इसके पहले वाला वीडियो भी देखिएगा जो आपका कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के 100 क्वेश्चंस, उसमें पहले 100 क्वेश्चंस डिस्कस किए गए हैं। आज हमने 101 से 200 तक
क्वेश्चंस डिस्कस किए। आगे की क्लासेस में भी हम लोग और क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे इसके साथ हम लोग और भी बहुत सारे सब्जेक्ट वाइज नोट्स और क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर रहे हैं, जिससे आप लोग जरूर देखिए वीडियोस। आप लोग डाउनलोड कर लीजिए और देखिए आराम से बैठ के, है ना। आराम से बैठ के घर में पढ़ाई करिए। ओके, अपना मन और दिमाग एकदम शांत रखिए, मन लगा के पढ़ाई करिए। हेल्प करने के लिए हम लोग हैं यहाँ पे, पूरी आर्यभिषेक की टीम है आपकी हेल्प करने के लिए। सो थैंक यू सो मच। और आपको क्या करना है, चैनल सब्सक्राइब करना है, याद से बेल आइकन जरूर दबाना है ताकि आपको नोटिफिकेशन आ जाए। और ये वीडियो आप सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, सभी को भेजिए ताकि सभी लोग इसका फायदा उठा पाए। एग्जाम टाइम है ना, बहुत ध्यान से पढ़ना है आपको और प्रिपरेशन एकदम सॉलिड प्रिपरेशन करना है, राइट। सो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच। आप सबको मेरा नमस्कार।